नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होमवर्क सीरीज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ललन कुमार BSSC सीजल 3 के द्वारा चयनित आज आप लोगों के समक्ष होमवर्क सीरीज के अंतर्गत जो होमवर्क दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने के लिए। यह होमवर्क किस किताब से दिया गया है? तो यह जो होमवर्क दिया गया है ल्यूसेंट से दिया गया है, ल्यूसेंट बुक से दिया गया है। और इस होमवर्क का जो टेस्ट लिया जाता है तो वो टेलीग्राम पे लिया जाता है। टेलीग्राम में 9 बजे शाम को डेली लिया जाता है। तो यह होमवर्क किस तिथि का है? तो आज जो है डेट 25/8/2025 का है। तो आज टेस्ट होने वाला है 9 बजे, तो उसका विश्लेषण मैं 1 घंटे पहले डेली करता हूँ। तो चलिए आज प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करते हैं बिना समय को गंवाए। सबसे पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पुराणों के अनुसार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो पुराणों के अनुसार जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले महाद्वीप को क्या कहते हैं? हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा प्यारा भारत जो है इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और सबसे दक्षिण में समुद्र है। इस पूरे विस्तार को हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे देश का नाम कौन कौन सा है, तो हमारे देश का नाम तो पहला नाम हो गया भारतवर्ष, दूसरा नाम हम लोग को याद रखना है हिंदुस्तान। ठीक है। अच्छा, यह हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नाम जो दिया गया है ईरानियों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा दिया गया है, या फिर इसको फारसी भी कहते हैं, फारसी के द्वारा दिया गया। और अगला नाम क्या आता है? तो हमारे देश का नाम इंडिया भी आता है। तो इंडिया नाम जो दिया गया है यह यूनानियों के द्वारा दिया गया है। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनानियों के द्वारा दिया गया। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे, जिसका क्या अर्थ है? तो प्राचीन भारतीय जो है अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे, जिसका अर्थ होता है जामुन वृक्षों का द्वीप। क्या होता है जिसका अर्थ? जामुन वृक्षों का द्वीप। अच्छा, इस नाम का जम्बू द्वीप नाम जो है हमारे देश का, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है वह बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। किस में मिलता है? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमारे देश का प्राचीन काल में क्या नाम था? जम्बू द्वीप। ये बातें आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, प्राचीन ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहकर संबोधित किया जिससे हिंदुस्तान शब्द बना? तो प्राचीन ईरानियों ने सिंधु नदी को उन्होंने स का उच्चारण ह कर दिया, जिसके कारण सिंधु का किस हिंदू बन गया। तो यानी कि जैसे कि सिंधु नदी जब वो पार कर रहे थे, सिंधु नदी, ठीक है, तो सिंधु नदी को उन लोगों ने क्या कहा? हिंदू नदी, हिंदू। और बाद में यही नाम आगे प्रचलित होकर हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ईरानी लोग क्या कहते थे? स का उच्चारण सही से नहीं कर पाते, स को वो लोग ह कहते थे, इसीलिए सिंधु को उन लोगों ने हिंदू कहा। तो हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ईरानियों के द्वारा दिया गया है। और किससे बना है? हिंदू शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द किस भाषा के इंडे शब्द से बना है? तो इंडिया शब्द जो है यह किस भाषा के इंडे शब्द से बना है? तो इंडिया शब्द जो बना है यह यूनानी भाषा के इंडे शब्द से बना है। ठीक है, यूनानी लोग भी क्या करते थे? सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे, इंडस रिवर। अब बाद में यही नाम अंग्रेजों के द्वारा इंडिया प्रचलित कर दिया गया। तो इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया है? हिंद यूनानी के द्वारा। अगला प्रश्न है,
भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को है? तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो किसके द्वारा बांटा गया? तो एक जर्मन इतिहासकार था, उसका नाम क्या था? क्रिस्टोफ सेलारियस। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, 3 भाग कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के संबंध में जो है वो मुख्य स्रोत कितने हैं? 4। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोगों को 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है। 4 स्रोत कौन कौन सा है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? वेद को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद के रचिता माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? जैसा कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। तो इनको संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का परिभाषा ही होता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अच्छा, ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है। इस 10 मंडल को जो है कितने 10 मंडल को जो है 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 1028 सूक्तों में विभाजित किया है और 1028 सूक्तों को 10,462 ऋचाओं में विभाजित किया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मंडल है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। इस मंडल में जो है देवता सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अब किसको समर्पित है? तो देवता सूर्य को समर्पित है। ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ऋग्वेद का 8वां मंडल। तो 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का 8वां मंडल, इसमें जो है ऋचा है वो हाथ से लिखा गया है। तो हस्तलिखित ऋचा है इसमें, हस्तलिखित ऋचा। और हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है खील कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9वां मंडल। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। चतुष्वर्ण समाज का मतलब क्या हुआ कि जो समाज थे वैदिक काल में वो 4 वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन थे? तो वो थे ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य एवं शूद्र। अगला बात हम लोग करते हैं, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋचा? जैसा कि अभी हम बताए तो ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त
और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग कहते हैं होत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? अभी हम बता चुके हैं। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अच्छा, यह गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो देवता सूर्य को समर्पित है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जैसा कि अभी हम बताएं किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है उसमें हाथ से लिखा हुआ ऋचा है, उसको खील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है, चतुष्वर्ण, जैसा कि अभी चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है? तो चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार चतुष्वर्ण की संख्या कितनी है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के बीच है, स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? तो स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद का जिक्र जो है गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। अगला प्रश्न है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साम वेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो कहा जाता है साम वेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थव वेद के रचिता कौन है? तो अर्थव वेद के रचिता जो है अथर्वा ऋषि को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण जो मिलता है वो अर्थव वेद में मिलता है। ध्यान रखना है, इसमें भूत, पिशाच, जादू, टोना इत्यादि चीज़ों का वर्णन मिलता है। जितनी भी सामाजिक चीज़ें आपको मिलेगा वो सब मिलेगा अर्थव वेद में। अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अर्थव वेद में क्या कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अर्थव वेद। तो सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो वो हो जाएगा अर्थव वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में किसका स्थान है? तो ऋग्वेद के बाद जो है वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जिसमें 13 को मूलभूत माना गया है। तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो 108 है, लेकिन 13 को मूलभूत माना गया है। आपको याद रखना है कुल कितने? 108। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्रामाणिक और प्राचीन स्मृति जो मानी जाती है वो मनु स्मृति को मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है वो पुराणों में मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो होता है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं में किसके पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो जातक जो है यह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य या कौटिल्य है। अच्छा, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो यह राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच, राजतरंगिणी पुस्तक जिसमें कश्मीर का इतिहास के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हण है। इसमें किसके बारे में विवरण मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो है पाणिनि है और यह पुस्तक जो है व्याकरण से संबंधित है। तो कौन सा व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक जो लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो किसके दरबार में आया था? तो वे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उन समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, इसको हिंदी में कहते हैं भारत की खोज, की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना किया गया था अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो मिलता है वो मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये कलिंग के राजा खारगेल से है इसका संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है वो पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की, वे क्या थे? तो वो थे पुरातत्ववेत्ता और भूगर्भ वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? तो उसका प्रश्न हो जाएगा सही उत्तर नर्मदा घाटी। रेडियो कार्बन C14 जैसी विश्लेषण पद्धति की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था V.S. लिब्बी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों यह था आज का होमवर्क का टोटल प्रश्न। मिलते हैं कल के होमवर्क के साथ 7 बजे लाइव सेशन में हम लोग। आज का टेस्ट में जो लोग भाग लेना चाहते हैं प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और 9 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपनी सफलता को निश्चित करना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करने के लिए आपको अपनी योग्यता डेली जांचना पड़ेगा और डेली योग्यता जांचने के लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यह सीरीज शुरू किया है होमवर्क सीरीज के माध्यम से हम लोग कंप्लीट लूसेंट को याद करेंगे। धन्यवाद।